हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज मैं लेकर के आई हूँ सीबीएसई क्लास 10 साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 1 फॉर द सेशन 2021-22। ये अपना 50 मार्क्स का पेपर हो रहा है और टाइम इसमें 90 मिनट्स दिए हुए हैं। 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, हमको सिर्फ 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहेंगे। वैसे ही सेक्शन बी में भी 24 में से 20 अटैम्प्ट करना है। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस हैं जिनमें से 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबके इक्वल मार्क्स हैं। तो शुरू करते हैं अपने सेक्शन ए से। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, रीमा टुक 5 milliliter of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 milliliter of potassium iodide solution to it. What would she observe? तो लेड नाइट्रेट में उसने क्या ऐड किया? पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट हम लोग देते हैं PbNO3 ट्वाइस में उसने लेड पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया तो क्या बनेगा? देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और लेड आयोडाइड बन जाएगा। ओके, नाउ पोटेशियम नाइट्रेट, तो देखो पोटेशियम के साथ में तो कोई भी रहे, नाइट्रेट हो या सल्फेट हो, वो एक सॉल्यूशन ही होगा। लेकिन लेड आयोडाइड जो है वो एक प्रेसिपिटेट का फॉर्म लेगा। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है पहला, द सॉल्यूशन टर्न्ड रेड, दिस इज़ रॉन्ग। नंबर बी है येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड। तो ये जो लेड आयोडाइड है ये येलो कलर का ही होता है, तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये डायग्राम है, देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है ये डायग्राम। लिखा है आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ देखो जिंक के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया। तो जिंक के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते तो जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन है। बट यहाँ हमको और एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन गैस के लिए, जिससे पता चल रहा है वो है, यहाँ लिखा है बर्निंग ऑफ गैस ए विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ में कोई गैस जो बर्न करती है वो हाइड्रोजन गैस ही होती है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है मेटल के साथ डाइल्यूट HCl जब ऐड करते हैं तो बनता क्या है? मेटल सॉल्ट और गैस। और अपने को पता है ये गैस जो होती है वो हाइड्रोजन गैस ही होती है। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट? मेटल और गैस इवॉल्व। कॉपर अगर मेटल के लगा लें और डाइल्यूट HCl के साथ ऐड करें तो कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी, दिस इज़ रॉन्ग। आयरन के साथ में हाँ हॉट आयरन लेते हैं H2 निकलता है, ये करेक्ट है। मैग्नीशियम के साथ में गैस इवॉल्व नहीं होती, ये रॉन्ग है। मैग्नीशियम रहे तो भी गैस इवॉल्व होती है, मतलब ये भी रॉन्ग दिया है। और 4th नंबर दिया है जिंक रहे, यस गैस इवॉल्व होती है, तो राइट है, जिंक के साथ गैस इवॉल्व होती है। तो नंबर 2 और नंबर 4 ऑप्शन अपने को करेक्ट दिया है। नंबर 2 और नंबर 4 यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखो ए तो नहीं है, Fe यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, Fe3 है, O यहाँ 4 है, O4 है और H जो है 4 2 8 है, तो यहाँ पे 4 2 8 है। तो ऑप्शन बी अपने को करेक्ट दिख रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 5 में लिखा है द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड और एल्कली मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। The pH of a solution changes as we add excess of acid to an alkali. अगर एसिड ज़्यादा डाला जाए एल्कली में तो pH चेंज हो जाता है, राइट। एसिड का pH जो होता है वो कम होता है 7 से, तो अगर हम एसिड और डालेंगे तो pH और कम हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। सॉल्ट बन चुका एसिड और एल्कली ऐड करने पे। अब वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड, एसिड जब ऐड हो रहा है तो pH जो है वो 7 के नीचे चला जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, जो डी है, डी वाला पॉइंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ किया, क्या बन रहा है? कॉपर और फेरस सल्फेट। विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूसिंग एजेंट? कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया और क्या रिड्यूसिंग एजेंट है? एक्चुअली तो दोनों ही सेम हो गए, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ देखो Fe जो है वो
फेरस सल्फेट बन गया, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गया है और ये ही रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये कॉपर सल्फेट को कॉपर में चेंज कर रहा है। तो Fe है जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 7 लिखा है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। कॉपर और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करें तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो नंबर सी इज़ करेक्ट। नंबर 8 में लिखा है विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए जो पेरेंट एसिड यूज़ किया गया है उस एसिड में कार्बोनेट ज़रूर होगा। तो हम देखते हैं यहाँ कौन सा एसिड है जहाँ कार्बोनेट है, सिर्फ एक ही एसिड दिखाई दे रहा है H2CO3, तो इसका मतलब ये यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी देख लेते हैं कैल्शियम भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम और इसका कार्बोनेट मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट मिला, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 9 देखते हैं हाउ विल यू प्रोटेक्ट yourself from the heat generated while diluting a concentrated acid। जब हम concentrated acid को dilute कर रहे होते हैं तो पानी मिक्स होता है, कैसे? तो नंबर ए दिया है बाई एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टरिंग, यही राइट है। हम एसिड को डालते हैं ड्रॉप ड्रॉप करके पानी के अंदर में और कॉन्स्टेंटली हिलाते रहते हैं। नंबर 10 है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इजी है, हम क्यों बैलेंस करते हैं? एक लॉ के कारण, और वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ लेबल्स ABCD। ABCD की जगह यहाँ लेवल 1 2 3 4 दिया है। सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन और एंड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो नंबर 1 देखो ट्रैकिया है, नंबर 2 रिब केज, ये रिब्स हैं, नंबर 3 एल्वियोलाई, नंबर 4 इज़ डायफ्राम। वो तो करेक्ट दिए हैं सभी में 1 2 3 4 करके, तो फंक्शन ही रॉन्ग होगा शायद किसी का। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि जो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन दे, तो ट्रैकिया लिखा है इट इज़ सपोर्टेड बाय वोनी रिंग्स ऑफ फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। रिंग्स तो होती है लेकिन कार्टिलेज की रिंग्स होती है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। रिब्स के लिए लिखा है व्हेन वी ब्रीद आउट रिब्स आर लिफ्टेड। ब्रीद इन करते टाइम रिब्स लिफ्ट होते हैं जिससे कि चेस्ट में कैविटी बढ़ जाए, तो ये भी रॉन्ग है। नंबर 3 दिया है एल्वियोलाई थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये दिया है करेक्ट, इसका फंक्शन भी करेक्ट है। और डी डायफ्राम का लिखा है इट इज़ पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीद इन। पुल्ड अप मतलब अभी जैसा हुआ है, ऐसा ब्रीद इन के टाइम नहीं, ब्रीद आउट के टाइम में होता है, तो डी ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, नाउ नंबर 12 आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रीटेड इन लोकेशन A, B एंड C। अगेन लोकेशन A, B, C की जगह 1 2 3 दिया है। नंबर 1 जो है वो माउथ है, माउथ से एंजाइम कौन सा निकल रहा है? माउथ से एंजाइम निकलता है एमिलेज, ठीक है, और स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। फिर 2 ये तो स्टमक दिया हुआ है और 3 जो है वो इंटेस्टाइन दिया हुआ है। तो देखो अपना पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो रहा है, लाइपेज नहीं। नंबर बी एक ही ऑप्शन है जिसमें एमिलेज है, वो है नंबर बी, तो एमिलेज निकल रहा है। नंबर 2 स्टमक में पेप्सिन और फिर ट्रिप्सिन निकल रहा है इंटेस्टाइन में, तो ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल्स, तो नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं द फिगर गिवन बिलो शोज अ स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विथ लेवल 1 to 4। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल विथ इट्स फंक्शन। देखो ये हार्ट है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन दिखा रहा है, ये हार्ट है, ऊपर लंग्स है, तो ये जो 2 है, एक हार्ट की तरफ लेकर के जा रहा है, सॉरी लंग्स की तरफ लेके जा रहा है, दूसरा लंग्स से हार्ट की तरफ लेके जा रहा है। फिर यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, एक बॉडी पार्ट की तरफ लेके जा रहा है हार्ट से, और दूसरा बॉडी पार्ट से लेकर के आ रहा है हार्ट की तरफ। तो नंबर 1 जो है यहाँ पे, ये देखो लेके आ रहा है लंग से हार्ट की तरफ लेके आ रहा है, तो ये तो पल्मोनरी वेन है, और ये ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी होगा जो लेके जा रहा है। ये वापस हार्ट से बॉडी की तरफ, बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जा रहा है, तो ये एओर्टा है,
और ये नंबर 4 जो बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आ रहा है हार्ट की तरफ, तो ये वेना कावा है। ओके, तो हम देखते हैं ये ऑप्शन किस में करेक्ट है। नंबर 1 पल्मोनरी वेन, ये करेक्ट है। नंबर 2 पल्मोनरी आर्टरी दिया है, ये रॉन्ग है। नंबर 2 देखो यहाँ है, ये एओर्टा है, तो बी ऑप्शन तो रॉन्ग है। ठीक है, करेक्ट लेवल आइडेंटिफाई करना था, बी तो करेक्ट है नहीं। नंबर 3 एओर्टा, ये भी रॉन्ग है। नंबर 3 तो पल्मोनरी आर्टरी है। और नंबर 4 वेना कावा है। तो देखो अभी अपने को नंबर 1 और नंबर 4 करेक्ट लग रहे हैं। अब इनका फंक्शन भी देख लेते हैं। पल्मोनरी वेन का दिया है टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, ये तो रॉन्ग है। पल्मोनरी का मतलब ये बिटवीन लंग्स एंड हार्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, रॉन्ग है। नंबर डी जो ऑप्शन है वो वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो, और एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर शोन। तो देखो यहाँ पे एरोज दिया हुआ है, एक इधर एरो जा रहा है, इधर एरो, मतलब हार्ट के नीचे वाले चैम्बर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमको फेज तो पता चल गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ये। अब कौन सा करेक्ट है इसमें ये भी देख लेते हैं। ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली, ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर ब्लड ट्रांसफ़र होता है वेंट्रिकल में तो ये डायस्टॉल करते मतलब फूलते, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। नंबर बी, ब्लड इज़ ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज़ पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। देखो यहाँ से ब्लड जा रहा है, ये देखो एरो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, एंड ऑल्सो पंप यहाँ से पंप हो रहा है फॉर वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। फिर भी एक बार सी और डी देख लेते हैं। लिखा है सी में ब्लड ट्रांसफर टू द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल साइमल्टेनियसली, वेंट्रिकल से ऑरिकल की तरफ तो ब्लड जा नहीं रहा है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये रॉन्ग है। नंबर डी, ब्लड इज़ रिसीव्ड फ्रॉम लंग्स आफ्टर ऑक्सीजनेशन एंड इज़ रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये भी रॉन्ग है। देखो यहाँ पे एरो जो दिया हुआ है वो वेंट्रिकल की तरफ से दिया हुआ है, यानी वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है इधर, तो इसलिए ऑप्शन डी रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। 1 2 3 4 पार्ट भी इसके दिए हुए। देखो 1 जो है वो माउथ वाला पार्ट है, 2 लिवर दिया है, 3 इंटेस्टाइन दिया है, 4 भी इंटेस्टाइन है। मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम 1 एंड को रिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम 2। तो नंबर 1 जो पार्ट है माउथ वाला है, लिखा है लेंथ ऑफ दिस डिपेंड, नहीं इसमें लेंथ का नहीं है। इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, तो हाँ ये करेक्ट है। 1 का बी के साथ में कॉम्बिनेशन, 1 का बी के साथ कॉम्बिनेशन देखने इसमें कहाँ पे है, तो एक तो वी में दिया हुआ है 1 का बी, और एक सी दिया हुआ है, तो इनमें से कोई एक होना चाहिए। 2 देखते हैं, 2 नंबर जो है मतलब लिवर वाला पार्ट, ये लिखा हुआ है लेंथ ऑफ दिस नहीं होगा, सी राइट होगा। इसका इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन, ये एफिशिएंसी बढ़ा देता है, इससे जो बाइल निकलता है। तो नंबर 3 के साथ सी करेक्ट है। तो अब बी और सी में देखते हैं, सॉरी नंबर 2 के साथ सी कौन सा है, बी ऑप्शन, तो ये करेक्ट है, नंबर 2 के साथ सी। नंबर 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज़ यूज बाई अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ। देखो ये तुम लोगों ने किया, डेंटिस्ट जब भी यूज़ करता है कोई मिरर तो वो कैविटी को देखना चाहता है, तो कैविटी उसको बड़ी दिखनी चाहिए जिससे कि वो क्लियरली देख सके क्या प्रॉब्लम है। तो बड़ी दिखने के लिए वो यूज़ करेगा कॉनकेव मिरर, और उसको इस तरीके से रखेगा कि जो कैविटी है उसकी पोजीशन जो है वो फोकस और पोल के बीच में हो, जिससे कि एक बड़ा इमेज बने और वर्चुअल इमेज बने, तो वो क्लियरली देख पाता है। तो कॉनकेव मिरर विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस है। अब पहला वाला देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रे जा रही है, फोकस से होते हुए जाती है, लिखा है 2 फोकल लेंथ से होते हुए जा रही है, तो नहीं ये रॉन्ग है, ऑप्शन ए रॉन्ग है। 2 फोकल लेंथ से नहीं होती है, डबल द फोकल लेंथ से नहीं होगी। नंबर बी भी डबल द फोकल लेंथ से होते हुए जा रही है ये वाली रे, तो ये भी रॉन्ग ही होगा, दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर सी देखो, पैरेलल जा रही थी, जो फोकल लेंथ फोकस से ही होते हुए जा रही है, ये तो करेक्ट है। दूसरी रे देखते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो विदाउट डेविएशन जा रही है, जाके मीट कर रही है, तो नंबर सी दोनों रेज ही करेक्ट दिया हुआ है, तो करेक्ट इमेज बनेगा। नंबर डी में देखो, पहला तो करेक्ट है, पैरेलल है लेकिन फोकस हो रही है, ये तो राइट है, लेकिन नंबर 2 जो है ये तो कभी नहीं पढ़ा, इस तरीके से जा रही है,
रे, तो ऑब्वियसली नंबर डी रॉन्ग है। Question number 19. Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? तो कौन सा होना चाहिए इसमें? नंबर ए है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, यही कन्वर्जिंग होते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट देते हैं व्हेन अ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इसमें हम ये फोकस बनाएं नंबर 1, अब कहीं से भी पॉइंट सोर्स से एक लाइट जा रही है तो फोकस से होते हुए जाती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाती है। और अगर हम कॉनकेव लेते तो क्या होता कि अगर फोकस से होते हुए जाती तो पैरेलल होकर के वापस उसी जगह लौट जाती, इस तरीके से होता। तो कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 20 है कंसीडर दीज इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास 1.52, एयर 1.0003, वाटर 1.333 बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ 3 मटेरियल्स। मतलब ग्लास, एयर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, लाइट की किस में होगी, ग्लास में, एयर में या वाटर में? तो ऐसे हमको पता है जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V जो हम करते हैं, मतलब ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, तो वेलोसिटी ऑफ एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एनी मीडियम, तो इसका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो स्पीड से हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगी लाइट की वो एयर में होगी क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो इसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड कम होनी है, यानी उल्टा करो, स्पीड ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ये हमेशा उल्टा होना चाहिए। तो एयर में स्पीड सबसे ज़्यादा है, उससे कम वाटर में और सबसे कम ग्लास में। तो देखो ये कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर सी में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सबसे ज़्यादा, फिर वाटर, फिर ग्लास। Question number 21. If a beam of red light and a beam of violet light are incident at the same angle on the inclined surface of prism from air medium, तो एयर से ग्लास में जा रही है रेड और वायलेट लाइट एंड प्रोड्यूसेस एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड वी। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, जो ये एंगल आर ये रेड के लिए, एंगल वी जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वायलेट लाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? दोनों सब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दोनों का क्या रिलेशन होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेड लाइट एंड वायलेट लाइट इक्वल है क्या, या ज़्यादा है, कम है, रेसिप्रोकल है? तो देखो ये मैंने डायग्राम बनाया, जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है, ये अगर वाइट लाइट जाती है, अभी देखो रेड और जो वायलेट लाइट है वो कौन सी होती है, जो बैंड बनाता है, स्पेक्ट्रम बनाता है स्क्रीन पे, वो विबग्योर हम क्या बोलते हैं, वी, यानी वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है। और रेड लाइट जो होती है वो सबसे कम डेविएट होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, यानी इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो रेड लाइट डेविएट कम हुई है। देखो अगर यहाँ पे ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट जो है ये ऐसी सीधी चली जाती है। मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, थोड़ा और डार्क अगर बनाऊँ तो ऐसे सीधा चला जाता, ओके। लेकिन रेड लाइट थोड़ी सी डेविएट हुई है, इतना सा कम डेविएशन हुआ है। वायलेट लाइट देखो कितनी ज़्यादा डेविएट हुई है, नॉर्मल पाथ से यहाँ इतनी ज़्यादा डेविएट हो गई है। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम देखें, एंगल ऑफ डेविएशन अगर देखना डेविएशन किस में ज़्यादा हुआ है तो मैक्सिमम जो है वो हुआ है वायलेट लाइट में और मिनिमम जो हुआ है वो हुआ है रेड लाइट पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है वो पूछ रहा है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे देखते हैं, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ओके। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम देखते हैं, ये रहा नॉर्मल और वायलेट लाइट के बीच का एंगल हो गया वी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वायलेट लाइट, और नॉर्मल और रेड लाइट के बीच का एंगल हो गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द रेड लाइट। तो हमको क्लियरली दिख रहा है क्योंकि रेड लाइट कम डेविएट हुई इसलिए उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी वो नॉर्मल की तरफ डेविएट हुई है लेकिन ज़्यादा डेविएट नहीं हुई है।
तो इसलिए इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है। और वही देखिए वायलेट लाइट की तरफ, तो वायलेट लाइट बहुत ज़्यादा नॉर्मल की तरफ चली गई, तो नॉर्मल से उसकी दूरी बहुत कम है, यानी वायलेट लाइट जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वायलेट लाइट का, वो कम है। तो यहाँ आर वी जो दिया है, ये याद रखो, आर वी जो है ये रेस के लिए नहीं, रेस के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए दिया है। तो आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है रेड का, यहाँ पे दिख रहा है रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है और वायलेट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आर वी। डेविएशन पूछता तो ऑप्शन डी करेक्ट होता, क्योंकि डेविएट रेड कम हुई है, वायलेट ज़्यादा हुई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये कॉनकेव मिरर दिया है, एक ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लिखा हुआ है एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। 1 स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 1 सेंटीमीटर का है। नंबर ए दिया, द मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -6। हम देख लेते हैं यहाँ पे मिरर का फोकल लेंथ देखो 1 2 3 है, और ये लेफ्ट साइड में मैंने कॉनकेव मिरर है तो माइनस होगा, तो -3 है। तो नंबर बी ऑप्शन हो सकता है, नंबर सी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों में दिया है मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, लिखा है एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, एक में दिया है +1। देखो 1 तो होगा, 1 मतलब बिल्कुल बराबर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बिल्कुल वैसे ही बन जाता है, नीचे की तरफ रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, मतलब 1 तो है लेकिन -1 है, इन्वर्टेड है यानी -1, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट O ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। ये हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब है, O पॉइंट ये रहा, देखो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे दिखा रहा है, इंसिडेंट रे, और जो इंसिडेंट रे देखो यहाँ से आ रही है और अंदर बिल्कुल डेविएशन के बिना निकल गई, इसका मतलब विदाउट डेविएशन रही है, यानी नॉर्मल के अलॉन्ग ही जा रही है। और अगर नॉर्मल के अलॉन्ग जा रही है यानी कि यहाँ नॉर्मल है, ठीक है 90 डिग्री वाला, नॉर्मल ऐसे जा रहा है, और नॉर्मल के अलॉन्ग ही अगर इंसिडेंट रे भी चले जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की दूरी, यहाँ बीच की दूरी कुछ है ही नहीं, तो 0 डिग्री है। क्वेश्चन 24, अ प्रिज्म ABC विद BC एज बेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, 4 दे दिया है। A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in below figure, सब में दिया हुआ है। In which of the following diagrams after dispersion the third color from the top of the spectrum corresponds to the color of the sky? Color of the sky क्या है, ब्लू। थर्ड कलर स्पेक्ट्रम में देखो, अब यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं वो ये वाला ऐसे लेते हैं प्रिज्म को, मतलब बेस नीचे रहता है, तो जब इसका स्पेक्ट्रम बनता है तो नीचे वी रहता है सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ, फिर हम ऐसे विबग्योर लिखते हैं, सबसे कम डेविएट हुआ रेड होता है। तो देखो यहाँ नीचे से थर्ड नंबर ब्लू कलर दिया है, ये चीज़ ऊपर से थर्ड होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ बिल्कुल उल्टी होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसमें देखो ये बेस नीचे है, बेस ऊपर है, अब अगर डेविएशन होगा तो जो लाइट है वो डेविएट होकर के नीचे की तरफ बेस की तरफ जाती है, यानी वायलेट नीचे है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे अगर हम ऐसे देखें तो ऊपर वी, फिर आई, फिर बी, तो ऊपर से टॉप से थर्ड नंबर कलर ऑफ द स्काई मिल रहा है ब्लू, यानी कि 2 डायग्राम जो है यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आगे अपना सेक्शन बी, यहाँ पे भी देखो 24 क्वेश्चन ही है, 25 से 48 तक अटेम्प्ट करने हैं 20, बट हम सारे ही करेंगे अभी। 25 नंबर है, लाइमस्टोन को हीट किया, ये स्टेप 1 है, तो बना X और CO2 निकलता है, और फिर X पे H2 ऐड कर रहे हैं, स्टेप 2 है, तो उससे स्लिट लाइम बन रहा है। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑकरिंग इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है, तो देखो लाइमस्टोन को हीट दे रहे हैं, मतलब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये बी और सी बोल रहा है, और CO2 निकल रहा है, ओके, और स्लेट लाइम, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है स्टेप 2 वाला। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों हैं। नंबर सी जो है ये ऑप्शन करेक्ट है, राइट। स्टेप 1 में भी एंडोथर्मिक है, स्टेप 2 जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नंबर 26 देखते हैं, इन विच ईयर इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट। हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा कहाँ है, pH वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ईयर दिए हुए हैं,
ये जो बार्स दिए हुए हैं ये बार्स रेन बता रहे हैं, रेन की पीएच वैल्यू बता रही। तो रेन्स अलग अलग साल में, और हमको ये जो ग्राफ जा रहा है, ये जो लाइन जा रही है, इससे बताना है कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन किस में सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा उसमें होगा जिसका पीएच कम होगा। तो देखो ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन में पीएच देखो ऊपर जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये जो पार्ट है ये सबसे नीचे है इस ग्राफ में, राइट। इसका मतलब 2002 में आ रहा है ये पार्ट, राइट। तो 2002 में हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है इसका हाइड्रोजन आयन जो है ये हाईएस्ट है। क्यों हाईएस्ट है? बिकॉज उसका पीएच जो है वो कम है। तो 2002 यानी कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। देखते हैं अपना डायग्राम। ये रहा डायग्राम दिया हुआ है, ए बी सी डी 4 दिए हुए हैं। इसमें मेटल और डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन है, अलग अलग मेटल हैं डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जिंक है, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ आयरन है, यहाँ कॉपर है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में हम देख रहे हैं मैग्नीशियम जो है ये ऊपर की तरफ है, बाकी यहाँ जिंक आयरन कॉपर ये सारे नीचे की तरफ है। तो व्हाट इज़ द रीज़न? नंबर ए दिया हुआ है मैग्नीशियम इज़ लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl। नो, दिस इज़ नॉट द रीज़न, उसके कारण वो ऊपर की तरफ नहीं रहेगा। नंबर बी दिया हुआ है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। ये करेक्ट ऑप्शन है, मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। नंबर सी हम देखते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस N2 गैस, ये रॉन्ग है, और यहाँ पे प्रोड्यूस CO2 गैस, ये भी रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, द टेबल शोन बिलो गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेज ABCD। ये 4 सब्सटेंसेज हैं, इनके बारे में क्या बताया जा रहा है, ये यहाँ की इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, सॉलिड स्टेट में और लिक्विड या एक्वस स्टेट में कैसी रहती है। हमको आइडेंटिफाई करना आयोनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंसेज। आयनिक कंपाउंड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ओके। तो यानी ए तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही कम है। बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी सॉलिड स्टेट में नहीं रहती लेकिन लिक्विड या एक्वा स्टेट में अच्छी रहती है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी और सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डी में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना सॉलिड में है ना लिक्विड में है या एक्वा स्टेट में, तो ये रॉन्ग है। तो हमारे पास बी और सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट जा रहा है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, ये इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में पुअर है लेकिन लिक्विड या एक्वा स्टेट में अच्छी है। तो बी और सी ऑप्शन जो है ये ऑप्शन बी है, ये करेक्ट है। नंबर 29 है, विनय ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ curry on a white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it, but it turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water. What might be the reason for his observation? तो उसमें जो दाग लगा हुआ है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब सोप लगाते हैं और वापस येलो हो जाता है जब पानी से अच्छे से धो लेते हैं। तो सोप इज़ एसिडिक इन नेचर, नहीं, रॉन्ग है। सोप इज़ बेसिक इन नेचर, हाँ ये करेक्ट है, सोप बेसिक नेचर का होता है। टर्मरिक इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंच इन बेसिस, ये भी करेक्ट है। टर्मरिक इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंच इन एसिड्स, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो 2 और 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नंबर 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो। देखते हैं अपने डायग्राम्स। ये हमारे पास में है 4 डायग्राम। पहला डायग्राम देखो, यहाँ बल्ब ग्लो होगा क्या, अगर सब कुछ कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, तो यहाँ दिए डाइल्यूट HCl है, रबर कॉक में लगाया हुआ है, 2 नील एंड ऑल, बल्ब है, स्विच ऑन है, तो यहाँ तो बल्ब ग्लो होगा। यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है नंबर 2 ऑप्शन में, तो यहाँ बल्ब ग्लो नहीं होगा। यहाँ अल्कोहल है तो ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। और लाइम वाटर है तो इसमें बल्ब ग्लो होगा। तो नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ बल्ब जो है वो ग्लो होगा डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। एंड नंबर 4 जो है ये भी ऑप्शन है, लाइम वाटर एंड ऑल सब कुछ है, ठीक है, तो इसमें भी बल्ब ग्लो होगा। तो 1 और 4 जो है ये बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा अपना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 to 35, ये जो 5 क्वेश्चन है ये असर्शन रीज़न वाले हैं।
तो ए बी सी डी जो ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ए ऑप्शन क्या है, ये सबका सही सेम ही रहता है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ए जो ऑप्शन है ये बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नंबर बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नंबर सी दिया हुआ है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नंबर डी दिया ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। अब अपने 31 पढ़ते हैं। यहाँ असर्शन है कि फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज़ एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। और रीज़न दिया है बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। इसमें 31 का देखो असर्शन तो राइट है, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड, ये तो करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है। इसका मतलब इसका 31 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा कि ए इज़ ट्रू, असर्शन इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ फॉल्स। 32 जो है उसमें असर्शन दिया डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका तो असर्शन ही रॉन्ग है, इट इज़ नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक होता है, तो रीज़न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ए इज़ फॉल्स, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट खाली दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नंबर 33 असर्शन देखो क्या है, रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। ये तो करेक्ट है, रेजिन एंड गम्स जो होते हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं प्लांट के, दे आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू, असर्शन करेक्ट है। रीज़न दिया हुआ है रेजिन्स एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, रीज़न रॉन्ग दिया हुआ है, तो अगेन इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो सी। नंबर 34 है असर्शन है स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, ये राइट है। रीज़न दिया हुआ है वाइट लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट ये इसका रीज़न नहीं है। वाइट लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स इसलिए स्काई अपीयर नहीं करता ब्लू, स्काई ब्लू इसलिए अपीयर करता है बिकॉज ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, तो हमारा इसका ऑप्शन होगा नंबर बी कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब 35 दिया हुआ है, द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स विथ एसिड्स एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ए बी सी डी एलिमेंट्स का दिया है, देखो ए एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बेस के साथ नहीं करता, बी दोनों के साथ करता है, सी सिर्फ एसिड के साथ, डी भी दोनों के साथ। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं जो एसिड बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करें, ऐसे दो हैं हमको मिल रहे हैं बी और डी, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें, तो बी और डी यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 36 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। तो जिसमें एक ही बार फ्लो करता है वो तो फिश हो गई, तो ये देखो नंबर डी जो है शार्क, डॉग फिश, स्टिंग रे, ये डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई एंड इन ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के उधर में भी एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है ब्लड वेसल्स, और वैसे ही एल्वियोलाई के पास ही क्या कॉमन है। नंबर ए दिया हुआ है थिक वॉल्ड आर्टरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, नहीं ये रॉन्ग है। थिन वॉल्ड वेन्स पुअरली सप्लाइड, वेन्स नहीं। नंबर सी थिक वॉल्ड कैपिलरीज, कैपिलरीज थिक वॉल्ड नहीं होती है। नंबर डी थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है, ये इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती है, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड। नंबर 38 है प्लांट्स यूज completely different process for excretion as compared to animals. Which one of the following processes is not followed by plants for excretion? कौन सा प्लांट फॉलो नहीं करते एक्सक्रीशन में। नंबर ए दिया दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ये तो करते हैं। नंबर बी दिया दे सिलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लीव्स, ये वो नहीं करते हैं बिकॉज लीव्स के थ्रू वो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस फिल्टर करके नहीं निकालते हैं, खाली पानी वो निकलता है। नंबर सी दिया वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम, ये करते हैं। दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम, ये भी करते हैं। तो क्या नहीं करते, व्हाट इज़ नॉट फॉलोड बाय देम, नंबर बी, तो ये ही एक है मिल रहा हमको। नंबर 39 है इफ़ द पावर ऑफ a lens is -4.0 diopter then it means that the lens is a देखो माइनस है पावर यानी कि वो कॉन्केव लेंस है,
कॉन्केव लेंस है यानी ए या सी इसका ऑप्शन होगा। ए और सी में फोकल लेंथ बोल रहा है या तो -50 मीटर है या -25 सेंटीमीटर है। तो हम निकाल लेते हैं। पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन है, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, तो पावर यहाँ -4 दिया है, -4 इज इक्वल टू 1/f, तो f आएगा 1/-4 यानी कि -0.25 मीटर, या इसको इंटू 100 करो तो -25 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। इसका मतलब सी इज़ करेक्ट। नंबर 40 है, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर के फ्रंट में 15 सेंटीमीटर में एट अ पॉइंट वो कन्वर्ज होते हैं। इसका मतलब ये तो फोकस है इनका, मतलब ये फोकल लेंथ बता दिया। Where should an object be placed so that the size of its image is equal to the size of the object? दोनों यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल हो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f पे प्लेस्ड होना चाहिए, यानी 15 का डबल 30 सेंटीमीटर होना चाहिए फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो देखते हैं ए ऑप्शन 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 41 लिखा हुआ है, in which of the following groups or organism food material is broken down outside the body and then absorbed in? फूड मटेरियल बाहर ब्रेक डाउन हो रहा है और फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। नंबर 42 लिखा हुआ है, इन अ पर्सन द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, व्हाट विल इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन? यूरिन फॉर्मेशन में ट्यूब्यूल पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो क्या करता है, वो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड, यूरिन तो फॉर्म होगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज़ अनअफेक्टेड, नहीं ये रॉन्ग है। यूरिन इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड यानी पानी कम है, नहीं ये भी रॉन्ग है। यूरिन इज़ मोर डाइल्यूटेड, क्योंकि ट्यूब्यूल पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो पानी यूरिन में ज़्यादा रह गया, तो यूरिन इज़ मोर डाइल्यूटेड। 43 दिया हुआ है, if the real image of a candle flame formed by a lens is 3 times the size of the flame। देखो पहली चीज़ कि कैंडल फ्लेम का इमेज बन रहा है लेंस पे और वो रियल इमेज है, इसका मतलब वो एक कॉन्वेक्स लेंस है और साइज़ क्या बन रहा है, इट इज़ 3 टाइम्स एंड डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज़ 80 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखो तो वी दिया हुआ है, लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है। इफ़ द रियल इमेज ऑफ द कैंडल इज़ 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम, तो रियल इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम यानी कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज जो है, इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम वो 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम है, यानी कि 3h है, जो भी हाइट है ऑब्जेक्ट का उसका 3 टाइम्स है। और रियल इमेज है तो ये -3h ले लेते हैं। एट वॉट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, तो हमको कैंडल यानी कि यू हमको पता करना है। अब देखो मैग्नीफिकेशन का एक ये भी है कि h डैश यानी कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू v अपॉन u। अब अगर लिखें ये -3h है, ये h है, v 80 दिया हुआ है और ये हमको निकालना है u, तो u अपना क्या निकला, u निकलेगा h हट गया तो -80/3 जो है सेंटीमीटर ये निकला, -80/3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 44 देखते हैं। 44 में एक मिरर दिया हुआ है, ये कॉन्केव मिरर है। ऑब्जेक्ट देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, एक रे जा रही है इमेज बनाने के लिए। अब देखते हैं अपने पास क्वेश्चन क्या है। व्हाइल लुकिंग एट द अबाउ डायग्राम नलिनी कंक्लूडेड द फॉलोइंग, क्या क्या बोल रही है नलिनी, पहला द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अ वर्चुअल वन, इसका इमेज वर्चुअल नहीं होगा। कॉन्केव मिरर से एक ही इमेज वर्चुअल बनता है जब फोकस और पोल के बीच यहाँ कहीं रखा जाए, तो ये तो वो रॉन्ग बोल रही है। ओके, फिर नंबर 2 द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल अलॉन्ग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये वो करेक्ट बोल रही है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी पाथ से आती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये उसने करेक्ट बोला, नंबर 2 इज़ करेक्ट। नंबर 3 द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, हाँ इसका इमेज जो है वो इन्वर्टेड ही बनता है, कॉन्केव मिरर है इसके 5 इमेज तो इन्वर्टेड ही बनते हैं, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है 2, 3 और 4 बोल रहा है दिस इज़ अ कॉन्केव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, ये भी उसने राइट बोला, तो 2, 3, 4 उसने करेक्ट बोला। विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स
आर करेक्ट। इसमें से क्या करेक्ट बोला है? 2, 3, 4 करेक्ट बोला है, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ देखो 4 मीडियम दिए हुए हैं और लिखा हुआ है इन द अबव डायग्राम लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया, इट इज़ नोटेड बाय अ साइंटिस्ट दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है मीडियम 1 में, एंगल 3 ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है मीडियम 3 में ये इक्वल है। अगर एंगल 1 एंगल 3 इक्वल है यानी कि ये सेम मीडियम है, ये और ये सेम मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 3 का, ओके सेम मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका सेम होगा। इज इक्वल टू एंगल 4 ये भी सेम होगा, ओके, बट एंगल 2 इज़ लेस देन एंगल 1, तो एंगल 2 जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो रहा है एंगल 1 से, यानी कि ये जो है ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, तभी लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ जा रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया, तो ये डेंसर है और ये तीनों ये देखो रेयरर मीडियम, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट? तो नंबर ए बोल रहा है मीडियम 1 इज़ डेंसर देन मीडियम 3 बट इट्स डेंसिटी इज़ इक्वल टू मीडियम 2, ये तो रॉन्ग बोल रहा है। मीडियम 1 और मीडियम 3 तो हम बोल रहे हैं कि ये सेम ही मीडियम होंगे, ओके, बिकॉज एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल बोल रहा है, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन है। नंबर बी बोल रहा है मीडियम 2 इज़ द रेयरेस्ट मीडियम, रेयरेस्ट नहीं है तो डेंसर है, तो ये भी रॉन्ग है। नंबर सी बोल रहा है मीडियम 3 इज़ डेंसर देन मीडियम 1, ये भी रॉन्ग है क्योंकि मीडियम 3 और मीडियम 1 हमने अभी देखा कि सेम मीडियम है। नंबर डी मीडियम 1 एंड 3 आर इसेंशियली द सेम मीडियम बट मीडियम 2 इज़ डेंसर देन 1 एंड 3, ये करेक्ट ऑप्शन है कि मीडियम 1 और 3 जो है वो तो करेक्ट सेम मीडियम ही है और मीडियम 2 जो है वो डेंसर है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है ये पार्ट? अब करते हैं अपने 46 नंबर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज़ 1.65 and that for alcohol is 1.36 with respect to air. What is the refractive index of the flint glass with respect to alcohol? तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास बोला है, यानी कि 1.65 हम अगर ऊपर रखें और 1.36 विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल है, ये हम नीचे रखते हैं। अब हम इसको डिवाइड करें और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि बी सी डी में से ही आंसर होना चाहिए। पॉइंट तो हट जाता है, 5 से देखो जा रहा है दोनों, इलेवन अपॉन 9 आ रहा है, वन पॉइंट टू कुछ आएगा, तो 1.2 जो है वो ऑप्शन बी ही है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। 47 देखते हैं। 47 में अगर एक लेंस दिया हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, लिखा हुआ है अबव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो देखो इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ जो है एफ जो है ये पॉजिटिव होगा 10 सेंटीमीटर, ये आ गया अपना, ओके। नाउ दिया द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट यानी एच जो है वो 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर मतलब 0.2 सेंटीमीटर है, और ये ऊपर करके रखते हैं तो ऑब्वियसली ये प्लस में ही होगा। एट इट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, तो जो यू है वो 5 सेंटीमीटर है, ये नेगेटिव में होता है -5। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज हमको पता करना है, उसके लिए हम वी भी पता करेंगे। तो वी पता करने के लिए हम पहले लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f मतलब 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/5, 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/5 उधर गया, तो देखो 1/v आ रहा है 1/10 माइनस 1/5, इसको सॉल्व करो तो ये -1/10, यानी कि v जो है वो अपना आ रहा है -10, तो हमको v तो पता चल गया यहाँ पे -10 सेंटीमीटर है। अब हमको निकालना है h डैश मतलब हाइट ऑफ द इमेज, तो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला से हमको आता है ये रिलेशन, इसमें हमको हाइट ऑफ द इमेज पता करना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, v और u भी पता है, -10 है -5 है, काट दो, तो हाइट जो है वो आ रहा है 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 × 10
तो 4 मिलीमीटर इज़ द आंसर। इसका मतलब सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं नंबर 48। अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। WXYZ ये है 4 एलिमेंट्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या देख रहा है, मेलिएबल है क्या, डक्टाइल है क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, ये सब देख रहा है। क्वेश्चन हमको बोल रहा है विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स वर डिस्कार्डेड फॉर यूजेज बाय द कंपनी। तो किनको हटा दिया गया, किनको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो देखो सारे W देखो मेलिएबल है, डक्टाइल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, W को तो रखेगा। X को मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, तो वायर बनाने के लिए काम में तो नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी खाली अच्छी है, पर इसको डिस्कार्ड कर देंगे X को। Y को भी मेलिएबल डक्टाइल नहीं है, तो इसको भी हटा देंगे। Z का मेलिएबल है, डक्टाइल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, तो Z को भी हटा देंगे। तो XYZ को हटा देंगे, खाली W को रखेंगे। XYZ को हटा देंगे, यानी कि B ऑप्शन करेक्ट। अब देखो सेक्शन C जो है उसमें 3 केसेस हैं, 3 केस स्टडीज़ है, उसके रिलेटेड हमको क्वेश्चन दिए हुए हैं। 12 क्वेश्चन से हमको अटैम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चन। तो ये एक सॉल्ट स्टोरी दिया हुआ है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आया था। द सॉल्ट पैंस इन मरक्कनम अपवर्ड टाउन अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई। ये हमको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको मेन चीज़ यहाँ टेबल चाहिए। ये टेबल हम पढ़ लेते हैं। लिखा है द टेबल shows the mass of various compounds obtained from 1 liter of sea water when 1 liter of sea water is evaporated। जब 1 लीटर सी वाटर को इवापोरेट करें तो क्या मिल रहा है हमको, उसका मास दिया है। तो हमको सॉल्ट मिल रहे हैं, तो कौन कौन से सॉल्ट है वो बता रहा है। सोडियम क्लोराइड जो है वो 28 ग्राम है, मैग्नीशियम क्लोराइड 8 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 6 ग्राम, कैल्शियम सल्फेट 2 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमको मिला है 45 ग्राम 1 लीटर ऑफ सी वाटर को इवापोरेट करने पे। अब देखते हैं और क्वेश्चंस क्या हैं इसके। तो देखो 49 में हमको दिया है विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विथ एसिड्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा कंपाउंड है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये एसिड का हमारे पास में एक इक्वेशन भी है कि कौन सा कंपाउंड होता है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट ही होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। इनमें ही देख लो कार्बोनेट वाला पार्ट हमको सिर्फ सी में ही मिल रहा है, बाकी क्लोराइड सल्फेट है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नंबर 50 दिया है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। देखो यहाँ क्वेश्चन में मैग्नीशियम सल्फेट कितना आ रहा है, 6 ग्राम आ रहा है। कितने सॉलिड में, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट या टोटल जो सॉलिड आता है वो 45 ग्राम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 45 ग्राम सॉलिड जब मिलता है तब मैग्नीशियम सल्फेट उसमें 6 ग्राम होता है। तो अभी जितना पूछ रहा है 135 ग्राम सॉलिड में कितना होगा, वैसे हम निकाल सकते हैं। तो अगर 45 ग्राम सॉल्ट टोटल ऑब्टेन्ड हो तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसमें 6 ग्राम। तो 135 ग्राम में कितना होगा, 6/45 इंटू 135। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, तो 18 ग्राम इसका आंसर आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है व्हाट इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड। सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ब्राइन ही बोलते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 52 है व्हाट इज़ द pH ऑफ द एसिड विच इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बनाने में हमको जो pH, एसिड का pH यूज़ हो रहा है वो जितना कम होगा उतना अच्छा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो बिटवीन 1 to 3 ही हमको चाहिए pH एसिड का। अब देखो दूसरा केस दिया हुआ है, यहाँ फिगर एक शो किया है। फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स वर केप्ट इन द डार्क फॉर 72 आवर्स। उनका स्टार्च खत्म हो गया। आफ्टर 72 आवर्स KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज केप्ट इन द वॉच ग्लास इन सेटअप X। यहाँ पे हमको वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, नॉट इन सेटअप Y। Both these setups are airtight and have been kept in light for 6 hours. Then iodine test is performed, ये देखने के लिए कि किन में फोटोसिंथेसिस हुआ है, X में कि Y में। With 1 leaf from each of the 2 plants X and Y taken। तो अब देखते हैं किस में हुआ है फोटोसिंथेसिस, क्या क्वेश्चन है वो भी देखते हैं।
क्वेश्चन 53 बोल रहा है दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज़ यूज टू प्रूव इसेंशियली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो KOH यूज़ किया था। KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड X वाले सेटअप में नहीं है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, यही प्रूफ करना था इस एक्सपेरिमेंट में। 54 पूछ रहा है द फंक्शन ऑफ KOH इज़ टू एब्जॉर्ब। अभी मैंने बोला KOH जो है वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो 54 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 55 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो द करेक्ट रिजल्ट्स ऑफ आयोडीन टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द लीफ फ्रॉम प्लांट X एंड Y रेस्पेक्टिवली। देखो प्लांट X एंड Y में जब करेंगे तो आयोडीन टेस्ट में Y में स्टार्च मिलेगा मतलब आयोडीन टेस्ट में क्या होगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा कलर। देखते हैं क्या बोल रहा है। ए में बोल रहा है ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट X, नहीं ये रॉन्ग है, प्लांट X में तो होगा ही नहीं। बी बोल रहा है ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट Y एंड नो चेंज इन कलर ऑन लीफ ऑफ प्लांट X। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ब्लू ब्लैक कलर Y में होगा और X में कुछ नहीं होगा बिकॉज फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। 56 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द अपैरेटस एयर टाइट। एयर टाइट करने के लिए क्या क्या करा जा सकता है इन चारों में से। प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट, हाँ ये किया जाता है। यूजिंग अ सक्शन पंप, नहीं। अप्लाइंग एसिलीन टू सील द बॉटम ऑफ वैसलीन यूज़ किया जाता है, हाँ वैसलीन भी यूज़ किया जाता है। क्रिएटिंग वैक्यूम, नहीं। तो 1 और 3 ऑप्शन करेक्ट है। 1 और 3 मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं ये केस, लास्ट केस है। Noor, a young student, was trying to demonstrate some properties of light in her science project work. She kept X inside the box as shown in the figure and with the help of a laser pointer made light rays pass through the holes on one side of the box. हम देखते हैं बॉक्स में X वो कैसे रखी है, डायग्राम देखते हैं। तो ये हो रहा वो डायग्राम, बॉक्स है उसमें X रखा हुआ है, रेज 2 जा रही है और यहाँ से भी पैरेलल हो गई है, बस लेटरली डिस्प्लेस हुई है ये। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है शी हैड अ स्मॉल बटर पेपर स्क्रीन टू सी द स्पॉट्स ऑफ लाइट बीइंग कास्ट एज दे इमर्ज्ड। तो यानी ये डायग्राम में समझ लो यहाँ बटर पेपर है तो यहाँ इसका इमेज बन रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो 57 में बोल रहा है व्हाट कुड बी द एक्स दैट शी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रेज बिहेव एज शोन। रेज कैसे बिहेव करें, अभी बोला दोनों ही पैरेलल एक दूसरे के थे, अभी पैरेलल है, लेटरली बस डिस्प्लेस हो गए। तो x क्या हो सकता है, अ कन्वर्जिंग लेंस, नहीं। अ पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है बी, पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक है। नंबर 58 बोल रहा है शी मेजर्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स टू बी 48.6 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना ये, और यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाओ तो ये 48.6 डिग्री दोनों बना रहे हैं। She knew the refractive index of the material X inside the box was 1.5. refractive index भी पता है। What will be the approximate value of angle of refraction? तो हमारे पास फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, साइन आई मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये हमको यहाँ हिंट में दिया है कि साइन 48.6 को 0.75 लेना, तो हम 0.75 लेते हैं तो हमारे को साइन आर निकल जाएगा। साइन आर इज इक्वल टू 0.75 अपॉन 1.5 करेंगे अपने, तो 75, ये 15, ऊपर 10, नीचे 100। देखो 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2 इसका आंसर आ रहा है। साइन आर 1/2 है। साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, दैट इज़ साइन 30 डिग्री, वो 1/2 होती है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन 30 डिग्री वाला सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 59 में लिखा है हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डेमोन्स्ट्रेशन। नंबर 1 में ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर, ये तो रॉन्ग है, ये करेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑप्टिकली डेंसर होता है। एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी, ये भी रॉन्ग है, वेलोसिटी अलग अलग होगी, एयर में ज़्यादा होगी, ग्लास में कम होगी लाइट की वेलोसिटी। एयर इज़ ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ है स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम इज़ फास्टर देन दैट ऑफ अ रेयर मीडियम, ये रॉन्ग ऑप्शन है। और नंबर 5 दिया हुआ है
the ratio sine of angle of incidence in the first medium to the ratio of sine of angle of refraction in the second medium gives the refractive index of the second material with respect to the first one. ये जो स्नेल्स लॉ है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी डेफिनेशन भी देता है. यही देखो दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों का रेशियो जो है साइन आई अपॉन साइन आर करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम मिलता है हमको. तो 5th नंबर ऑप्शन भी करेक्ट है. तो 3 और 5 करेक्ट है. देखते हैं यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है. 3 और 4 करेक्ट, 3 और 5 करेक्ट जो है वो डी दिया है. तो विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो इज करेक्ट. तो 3 और 5 करेक्ट है, डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 60 जो लास्ट क्वेश्चन है वो लिखा है इफ़ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ मटेरियल विथ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता तो क्या होता. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता तो डिस्प्लेसमेंट कम होती, तो लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस. हाँ यही करेक्ट होता. लेटरल शिफ्ट जो है वो कम होती या डिस्प्लेसमेंट कम होता. दूसरा बोल रहा है लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन मोर. नहीं, ज़्यादा नहीं होता. लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड रिमेन द सेम. ये भी नहीं होता, रॉन्ग है. एंड देयर इज़ नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन, ये भी रॉन्ग है. तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. तो इससे हमारा हो गया 60 क्वेश्चन कंप्लीट. आगे देखो दिया हुआ है क्वेश्चन इन लिeu ऑफ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन फॉर 6. ये सारा जो है ये ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए है. तो इस जो हमारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे वही विदाउट डायग्राम करके यहाँ पे दिए हुए हैं. ये हमको नहीं करना है अटैम्प्ट, हमको यहीं तक करना है अटैम्प्ट. तो ये हो गए अपने सारे. तुम लोग सॉल्व करना, सॉल्व करके देखना कितने राइट होते हैं कितने रॉन्ग होते हैं. कुछ भी रॉन्ग हो तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हो, समझ सकते हो आंसर्स को. कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो. अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा एक्सप्लेनेशन. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़. ओके, बाय बाय, जय हिंद.